दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, दरअसल कहानी आज की है, लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ा पीछे ले जाकर। पहले मैं जाऊंगा 2006 में, उसके बाद आऊंगा 2026 में, यानी मैं 20 साल पहले आपको ले जाऊंगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है और यहां भी इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ दिख रहा है। मैं आपको 2006 के एक वाकये की याद दिलाना चाहता हूं। उस समय देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी। 2004 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव हार गई थी और सोनिया गांधी ने एक संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ बनाया था, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। यह 7 मार्च की घटना है, जो वाराणसी में घटी थी। इस घटना का आजकल घटित हो रही घटनाओं से गहरा ताल्लुक है। घटना सुन लीजिए, आपके सामने अपने सामने ही स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको 20 साल पहले क्यों ले जाना चाहता हूं। हम जानते हैं कि काशी गोस्वामी तुलसीदास की नगरी है। लोक मान्यता के अनुसार गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में इसी काशी नगरी में राम भक्त हनुमान की कोई 11-12 मूर्तियां स्थापित की थी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा संकट मोचन मंदिर की है। यह लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। इसी संकट मोचन मंदिर में 7 मार्च 2006 को आतंकवादियों ने कुछ बम विस्फोट किए। इन धमाकों में सांप्रदायिक राजनीति की बारूद भरी हुई थी। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने लगातार गिरते हुए प्रभाव से चिंतित थी। संघ परिवार भी परेशान था। उन्हें कोई तोड़ नहीं मिल रहा था कि वे कैसे अपने गिरते हुए ग्राफ को दुरुस्त करें, वो ऊपर ऊपर ले जाएं। जैसे ही भम धमाके हुए, संघ परिवार के 2 प्रमुख नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और विनय कटियार ने फौरन मौका ताड़ा और वे संकट मोचन के महंत वीरभद्र सिंह की तरफ झपटे। उन्होंने वीरभद्र मिश्र की घेराबंदी कर डाली। अगर महंत वीरभद्र मिश्र की बात पर यकीन किया जाए, तो हनुमान जी के नाम पर ही बनाए गए संघ परिवार के आक्रामक संगठन बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार की योजना यह थी कि मंदिर के सामने एक धरना शुरू कर दिया जाए और आडवाणी मंदिर से अपनी एक और रथ यात्रा शुरू करें। लेकिन वीरभद्र सिंह ने इन दोनों नेताओं को इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ भी एक्शन जारी था। बनारस के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बतीन नोमानी ने बिना देर किए विस्फोटों की निंदा की और फौरन घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। मौलाना नोमानी अस्पतालों में घायलों की मिजाज पुरसी के लिए भी गए। उसके बाद अब्दुल बतीन नोमानी और वीरभद्र मिश्र की एक जोरदार जुगलबंदी शुरू हुई। रामनवमी के मौके पर हर साल होने वाली रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के लिए 2 मुख्य अतिथि तय किए गए। इनमें एक तो मौलाना नोमानी स्वयं थे और दूसरी थी फौजदारी की वकील नूर फातिमा, जिन्होंने पिछले साल अपने पैसे से शहर में एक मंदिर बनवाया था। इसके अलावा इस पावन अवसर पर रामधुन बजाने की जिम्मेदारी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुत्र मोहम्मद जामिन खान ने निभाई। इधर यात्रा खत्म हुई और उधर बुर्का पहने हुए मुसलमान स्त्रियां सड़कों पर निकल आईं। वे नारे लगा रही थीं, खिचड़ी है सारा हिंदुस्तान, अलग न होगा हिंदू मुसलमान। दूसरा नारा था, मुस्लिम महिलाओं ने ठाना है, आतंकवाद मिटाना है। यह दरअसल मुस्लिम महिलाओं की तरफ से की गई एक चुनौती रैली थी। इसका समापन संकट मोचन मंदिर पर हुआ तो ठीक जिस जगह बम फटे थे, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शाम होते ही पूरा संकट मोचन मंदिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से गूंज उठा। दोस्तों, है ना कहानी जोरदार? अब इस कहानी का आज के जमाने से क्या ताल्लुक है, 20 साल बाद 2026 से क्या ताल्लुक है, और मार्च भी आने वाला है। अब मैं आपको ये बताऊंगा।
यह कहानी तो यहां पूरी हो गई। अब आइए अपनी राजनीति के मौजूदा मुकाम पर। पिछले कुछ हफ्तों से देश में एक नया नैरेटिव चल निकला है। एक नई कहानी हवाओं में है और यह कहानी है भाजपा और संघ की गुंडा वाहिनी बजरंग दल के आतंक और धौंस पट्टी के खिलाफ जनता की तरफ से दिए जाने वाले जवाब की। यह कहानी जवाब की कहानी है। इस जवाब के मुकाबले बजरंग दल के भगवा गमछाधारी और डंडे घुमाने वाले गुंडे भागते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस कहानी के पात्र मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हिंदू समाज से आए हैं। जगह जगह इसकी मिसालें मिल रही हैं। कहीं मुसलमानों की नमाज के इर्द गिर्द हिंदू युवक हाथ में हाथ पकड़े जंजीर बनाकर सुरक्षा मुहैया कराते हुए दिख रहे हैं। कहीं वैलेंटाइन डे पर कल्चरल पुलिस बनकर आतंक फैलाने वाले बजरंग दलियों को पार्कों से हिंदू युवक युवतियों द्वारा खदेड़ा जा रहा है। कहीं मजबूत मांसपेशियों का मालिक दीपक कुमार जैसा युवक बजरंग दलियों के हमले से एक मुसलमान दुकानदार को बचाकर हीरो बनता हुआ दिख रहा है। यह ध्यान देने लायक बात यह है कि दीपक कुमार को आजकल मोहम्मद दीपक कहा जा रहा है और यह नाम उसकी निंदा करने के लिए बजरंग दलियों और सांप्रदायिक शक्तियों ने नहीं दिया है, बल्कि यह नाम उसकी हिम्मत की तारीफ करने के लिए हिंदुओं की तरफ से दीपक की बहादुरी के लिए उसे नवाजा गया है। एक तरह से जो कहानी मैंने आपको ऊपर सुनाई है 2006 की कहानी, जब बजरंग दलियों की हरकतों को हिंदू मुसलमान जुगलबंदी के जरिए नाकाम किया गया, वैसी ही कहानियां, छोटी बड़ी कहानियां आज हर जगह घटती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, हुआ यह था कि 2014 के बाद से बजरंग दल ने गली कूचों, मोहल्लों, पार्कों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपनी गुंडई की मोहर लगा दी थी। लोग उनसे बचकर चलते थे। ये लोग किसी का भी पैंट उतरवाकर उसके धर्म का पता लगाने की फूहड़ हरकत कर सकते थे। आजकल बजरंग दलियों को अपनी ही गुंडागर्दी का उल्टा स्वाद चखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया है। वे जवाब देने लगे हैं। जाहिर है कि माहौल बदलने लगा है। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में रुआंसे हो जाते हैं, लेकिन लोग उनसे प्रभावित नहीं होने के लिए तैयार नहीं होते। वे जो भी तिकड़म करते हैं वह फेल हो रही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से चिरौरी करके ट्रेड डील घोषित करवाई और दिल्ली में एआई समिट करवाया ताकि इन दो बड़ी घटनाओं से जनरल नरवणे की किताब से पैदा हुए संकट, यूजीसी नियमावली के कारण भाजपा के कोर वोट में पैदा हुई भ्रम की स्थिति और एप्स्टीन फाइलों में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के फंस जाने से पैदा हुई समस्याओं को पृष्ठभूमि में धकेला जा सके। लेकिन मोदी जी का इरादा पूरा नहीं हो पाया। वे अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति का नैरेटिव मोदी जी के हाथों से छूटता जा रहा है और सड़कों का नैरेटिव बजरंग दल के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बजरंग दल के हाथ से नैरेटिव किस तरह फिसल सकता है? मुझे लगता है कि बनारस में हुई 20 साल पहले की उस घटना के बाद में इसका दूसरा सुराग हम लोगों को तब मिला था जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि बजरंग दल एक गुंडा संगठन है और इस संगठन ने अगर अपनी गतिविधियों पर काबू नहीं किया, उनको बंद नहीं किया, तो कांग्रेस इस संगठन के ऊपर प्रतिबंध लगा देगी। इसके जवाब में हिंदुत्ववादी प्रवक्ताओं ने टीवी पे बड़ी कलाबाजियां खाई, तरह तरह की बातें की, बड़ी नाराजगियां उन्होंने दिखाई, लेकिन कांग्रेस पे इसका कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस अपनी बात पर टिकी रही। कांग्रेस ने बड़ी शान के साथ कर्नाटक का चुनाव जीता और बजरंग दल की गतिविधियां आजकल कर्नाटक में पूरी तरीके से ठंडी पड़ी हुई हैं, क्योंकि बजरंग दल को लगता है कि अगर उसने वहां गुंडागर्दी दिखाई तो सिद्धरमैया की सरकार उसे प्रतिबंधित कर देगी। दोस्तों, ये जो गुंडों के संगठन होते हैं, वो तभी तक आक्रामक रह पाते हैं जब तक उन्हें कहीं ना कहीं से छूट मिलती है और शह मिलती है। आज की स्थिति पिछले कर्नाटक की स्थिति से और बनारस की स्थिति से भिन्न इसलिए है कि बजरंग दल को आज पूरी छूट मिली हुई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की छूट मिली हुई है, पुलिस की छूट मिली हुई है, पूरी शह मिली हुई है। इसके बावजूद जनता की तरफ से बजरंग दल का विरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है।
मैंने ऊपर जिस दीपक मोहम्मद की चर्चा की, वह दिल्ली आया और नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिला। मुलाकात के बाद दीपक ने बाहर निकलकर पत्रकारों से कहा कि राहुल जी मुझसे मिले, उन्होंने मेरे परिवार से बात की, मुझे समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। राहुल जी ने यह भी कहा कि वे कोटद्वार आके मुझसे मिलेंगे और मेरी जिम की मेंबरशिप लेंगे। उधर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि उन्होंने उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की जो मिसाल पेश की है, वह देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगी। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अगर बदायूं में जिस समय बजरंग दल का गुंडा अक्षय बेवजह कुछ मुसलमान बुजुर्गों को पीट रहा था, अगर वहां पर कुछ हिंदू युवक होते तो उस घटना का भी प्रतिकार होता, अक्षय का हाथ पकड़ लिया जाता। और मैं समझता हूं अक्षय का हाथ न केवल पकड़ लिया जाता, बल्कि मरोड़ भी दिया जाता। अक्षय को छठी का दूध याद दिला दिया जाता। बदायूं की घटना बजरंग दल की गुंडागर्दी का जीता जागता प्रमाण है। बदायूं में बजरंग दल का जाहिल अक्षय अपनी स्कूटी पर जा रहा था। 3 मुसलमान सड़क पर पैदल जा रहे थे। इस गुंडे ने जानबूझकर चौड़ी सड़क पर अपनी स्कूटी उनके पीछे लगा दी और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अपनी साइड में चल रहे तीनों लोग जब तक कुछ समझ पाते, वह स्कूटी से उतरा और गालियां देने और थप्पड़ मारने लगा। जब वे वहां से दूर जाने लगे तो अक्षय ने उनका पीछा किया और कुछ दूरी तक उन्हें वह पीटता रहा, गालियां देता रहा। यह दिन दहाड़े हो रहा था और वहां इत्तेफाक से कोई था ही नहीं जो उसे रोकता या उसका प्रतिकार करता। पुलिस का कहना है कि यह गुंडा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह समझने की बात यह है कि इस तरह की बेखटके गुंडागर्दी और बेकसूरों पर हिंसा करने की हिम्मत अक्षय की कैसे पड़ी? क्या इसलिए कि उसे पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप का कोई डर नहीं था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो घोर मुसलमान विरोधी है। मैं समझता हूं कि यह एक हकीकत जरूर है, लेकिन यह बजरंग दल की गुंडागर्दी का एक आंशिक कारण ही है। उस गुंडे को यह सब करने की जरूरत इसलिए हुई कि उसे लग रहा था कि समाज उसे ऐसा करने देगा। न केवल करने देगा, बल्कि उसकी तारीफ भी होगी। बजरंग दल और भाजपा के भीतर उसकी इज्जत अफजाई होगी, हौसला अफजाई होगी, उसकी पीठ थपथपाई जाएगी। वह देख चुका अक्षय ने देखा होगा कि भाजपा के लोग किस तरह बलात्कारियों और हत्यारों का भी जेल से छूटने पर माला पहनाकर स्वागत करते हैं। अब आइए बजरंग दल के इतिहास की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। उन युवकों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो बजरंग दल में भगवा गमछा पहनकर और डंडे हाथ में लेकर गुंडागर्दी करते हुए दिखते हैं। ये लोग कौन हैं? समाज के किस तबके से इनका ताल्लुक है, ये समझना भी जरूरी है। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी, जब सरकार ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित राम जानकी यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती करने से इनकार कर दिया था। दरअसल ये सिर्फ एक बहाना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह तुरंत निर्णय लेकर कोई संगठन नहीं बनाता, उसके पीछे एक लंबी योजना होती है। जरूर संघ इस बारे में पहले से सोच रहा होगा कि बजरंग दल जैसा एक संगठन बनाया जाए। यह घटना कि राम जानकी यात्रा को पुलिस पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली, यह तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक ट्रिगर पॉइंट थी। वो पहले से इस तरह का संगठन बनाने की योजना में था। जिस समय संघ परिवार ने इस दल का गठन किया और इसकी बागडोर खासतौर से ओबीसी समुदाय से आए युवकों के हाथ सौंपी, उस समय संघ के अंदर एक विचार चल रहा था कि किस तरह ओबीसी युवकों की शक्ति और उनके जुझारूपन का हिंदुत्व की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुर्मी समाज से आए विनय कटियार को इसकी अध्यक्षता दी गई। पहले दौर में तो इस संगठन के लगभग सभी नेता और कार्यकर्ता पिछड़े समाज से ही चुने गए। यह बजरंग दल की एक खास प्रवृत्ति थी। इसमें ऊंची जातियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी एक जाना भूया पैटर्न था, जिस पर बहुत देर में ध्यान गया। भाजपा के भीतर के नेताओं से जब अंतरंग बातचीत होती थी, तो वे साफ कहते थे कि हमने तो यह संगठन अपने विरोधियों को थपड़याने के लिए ही बनाया है। इसके बाद वे कुछ कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से यह भी कहते थे कि हमने यह काम अपने फुट सोल्जरों को दे दिया है। यह अंग्रेजी का शब्द फुट सोल्जर लठैतों के लिए और गुंडों के लिए इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि भाजपा और संघ के ऊंची जात के नेताओं के लिए ओबीसी युवकों का लठैती के लिए इस्तेमाल एक ऐसी राजनीतिक टेक्नोलॉजी थी, जिसकी तरफ समीक्षकों का ध्यान धीरे धीरे ही जा सका। ऐसी बात नहीं कि बजरंग दल में ऊंची जात के लोग होते ही नहीं है, पर इसकी स्थापना, इसका विकास और मौजूदा समय में भी इसकी आक्रामकता और हिंदुत्व की राजनीति के लिए उसकी उपयोगिता
सब कुछ पिछड़ी जाति के युवकों के ज़रिए ही सुनिश्चित किया जाता है। इस लिहाज से बजरंग दल हिंदुत्व की राजनीति के लाज़िमी तौर पर जातिवादी और ऊँची जातियों के वर्चस्व वाले किरदार का सबूत है। यह इस बात का भी सबूत है कि कमज़ोर जातियों की वास्तविक हैसियत हिंदुत्व की राजनीति में दरअसल क्या है। रणनीति बनाती हैं ऊँची जातियाँ, मलाई खाती हैं ऊँची जातियाँ और ज़मीन पर हिंसा और गुंडागर्दी करवाई जाती है ओबीसी जातियों से। बदनामी होती है ओबीसी जातियों की। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हिंदुत्व के लठैतों को समाज की उदार और भाईचारे की समर्थक शक्तियों की ताकत का सामना करना पड़े। यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसी कुछ और घटनाएं घटित होते ही बजरंग दल जैसी गुंडा वाहिनियों द्वारा डाले गए डर के शिकंजे से समाज पूरी तरीके से आजाद होने की तरफ चल पड़ेगा। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। अगर आपने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब भी दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।